हेलो दोस्तों, पीसी सिंह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पूरे पॉलिटी के सिलेबस को थ्रू द एमसीक्यू कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले 2 वीडियो में मूल अधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सबको देखा है। और आज हम लोग इस वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे। इससे संबंधित एमसीक्यू जो भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं उन सबको देखेंगे। इसमें हम लोगों ने पूरे आर्टिकल को क्रमशः क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले रखा है, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे आर्टिकल जो 36 से 51 है उसको कवर करते हुए हम लोग पूरे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। दूसरा, अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू होते हैं। इनमें सही कथन बताना है। देखिए, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है, यानी भाग 3 के अनुच्छेद 12 में, आर्टिकल 12 में राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इस तरह आर्टिकल 12 यानी आर्टिकल 12 में जो भी राज्य की परिभाषा दी गई है वही आर्टिकल 36 के तहत जो भी राज्य की परिभाषा है उसका मतलब जो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में राज्य की जो भी परिभाषाएं दी हैं वो सब सेम हैं। इस तरह पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू होते हैं, ये गलत हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 37 कहता है कि इस भाग में यानी जो भी भाग 4 में जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। प्रवर्तनीय नहीं होंगे। किंतु फिर भी इनमें से अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस तरह आर्टिकल 37 के तहत नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं या प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस तरह दूसरा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने का निर्देश देता है। इसमें सही कथन बताना है। देखिए, अनुच्छेद 38 जो है ये राज्य के लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए जाने का वर्णन करता है, यानी राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। इस तरह ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 39 संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने का निर्देश देता है, ये भी सही हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल 39 कहता है राज्य अपनी इस प्रकार नीति बनाएगा जिसमें पुरुष, स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। इसका मतलब संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने का निर्देश देता है। साथ ही साथ पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ये भी सुनिश्चित करता है। और साथ ही साथ पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर कोई नागरिक को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनके आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। मतलब कि अपनी आर्थिक तंगी से कोई ऐसा व्यवसाय चुनने पे मजबूर ना हो कोई इंसान जो जोखिम भरा हो, जो उसके बस में ना हो कोई चीज़ें।
इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधित है। अनुच्छेद 39C बच्चों और युवाओं को शोषण से बचाने का निर्देश देता है। सही, इसमें सही कथन बताना है। देखिए पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है 39D, ये बात बिल्कुल सही, अभी हम लोग पीछे इस पे बात किए हैं। दूसरा 39C बच्चों और युवाओं को शोषण से बचाने का निर्देश देता है, ये भी सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 39E में बालकों को स्वतंत्र और गरिमामयी वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दिए जाने की बात करता है, और साथ ही साथ शोषण और नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करने की बात करता है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 39 से निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। दूसरा अनुच्छेद 40 सहकारी समितियों के गठन का निर्देश देता है। इसमें राइट आंसर बताना है। देखिए पहला सही हो जाएगा, अनुच्छेद 39A ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए आर्टिकल 39A कहता है राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। इन सब के लिए कोई विधान या कोई स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता करने की राज्य व्यवस्था करेगा। इस तरह पहला सही हो जाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 40 सहकारी समितियों के गठन का निर्देश देता है, ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 41 कार्य का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 42 मातृत्व राहत का निर्देश देता है। देखिए अनुच्छेद 41 कार्य का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा, यानी राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य कोई अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कोई प्रभावी उपाय करेगा। इस तरह पहला सही हो जाता है। दूसरा है अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य करेगा, यानी राज्य ऐसा माहौल देगा कर्मकारों के लिए जो न्यायसंगत हो, मानवोचित हो, यानी सुरक्षित हो, जोखिम भरा ना हो, और स्त्रियों के लिए एक प्रसूति सहायता देगा जिसमें मैटरनिटी लीव आती है जैसे। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 43 श्रमिकों को उचित जीवन स्तर प्रदान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का निर्देश देता है। इसमें सही कथन बताना है। देखिए अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योगों के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी,
शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यानी कि श्रमिकों को उचित जीवन स्तर प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इस तरह पहला सही हो जाएगा। अनुच्छेद 43A कहता है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी दूसरा भी सही हो जाएगा। देखिए 43 कहता है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों तथा अन्य संगठनों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा और उसके लिए उपयुक्त विधान द्वारा या मतलब कानून द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। वहीं आर्टिकल 43B सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। सहकारी समितियों के संवर्धन से, यानी आर्टिकल 43B कहता है कि राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। यानी सहकारी समितियों के विकास की बात करता है अनुच्छेद 43B। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 46 किसानों को आर्थिक उन्नति के लिए है। इसमें सही कथन बताना है। देखिए अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, बिल्कुल सही है। देखिए आर्टिकल 44 यानी 44 कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। देखिए समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा भारत का ऐसा राज्य है जहां आज़ादी के पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। उसके बाद उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करता है। दूसरा है अनुच्छेद 46 किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 46 जो है ये SC/ST के लिए है। आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी राज्य जनता के लिए दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। बेसिकली इसमें SC/ST के चाहे आर्थिक मामले हो चाहे सामाजिक मामले हो उनको सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इस तरह दूसरा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 45 बाल्यावस्था की देखरेख और प्रारंभिक शिक्षा का निर्देश देता है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार का निर्देश देता है। देखिए अनुच्छेद 45 बाल्यावस्था की देखरेख और प्रारंभिक शिक्षा का निर्देश देता है, ये बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और बाल्यावस्था की देखरेख संबंधी उपबंध करने का प्रयास करेगा राज्य। देखिए यानी आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की बात है और वहीं आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष, आर्टिकल 21 क में 6 से 14 वर्ष के बालकों का शिक्षा के लिए बात कही गई है। ये फंडामेंटल राइट है।
जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 2002 86वां संविधान संशोधन। दूसरा है आर्टिकल 47। देखिए आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इस तरह ये भी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 46 से SC/ST की शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति का निर्देश देता है। इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, इसलिए पहला सही है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक संगठन से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन की बात करता है। जैसे राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। इस तरह दोनों सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 39 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का निर्देश देता है। देखिए पहला ये सही हो जाएगा। आर्टिकल 48A पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों के रक्षा की बात करता है। राज्य का ये कर्तव्य होगा कि देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इस तरह पहला सही है। और दूसरा अनुच्छेद 49 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का निर्देश देता है, ये गलत हो जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात आर्टिकल 50 में है। वहीं आर्टिकल 49 जो कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व वाले राष्ट्रीय महत्व के घोषित जो कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले जो प्रत्येक स्मारक, स्थान, वस्तु या यथास्थिति, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य पे बाध्यता होगी। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा के लिए राज्य को निर्देश देता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का निर्देश देता है, हम लोग पीछे देख चुके हैं। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 37 DPSP को बाध्यकारी बनाता है। DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बाध्यकारी बनाता है। देखिए हम लोग पीछे देख चुके हैं आर्टिकल 37 के तहत ये बाध्यकारी नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 51 राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों यानी विदेश नीति की भी बात करता है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अनुच्छेद 38 दो राज्य को असमानताओं को न्यून करने का निर्देश देता है, बिल्कुल सही है। इसमें आय के असमानताओं को कम करने की बात कही गई है। वहीं आर्टिकल 39B में भौतिक संसाधनों के समान वितरण का निर्देश देता है, ये भी सही हो जाएगा। आर्टिकल बी में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, इसलिए दोनों सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अनुच्छेद 41 केवल शिक्षा से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें काम, शिक्षा और लोक सहायता तीनों की बात की गई है। अनुच्छेद 42 केवल बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित है, ये भी गलत हो जाएगा। ये केवल बालिकाओं नहीं, ये सभी व्यक्तियों के लिए है, ये सभी व्यक्तियों के लिए है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन डी छूट गया है, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दोनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति निर्देशक सिद्धांत समाजवादी राज्य की स्थापना की भावना लिए हुए हैं, ये सही हो जाएगा। देखिए इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के समानता की बात की गई है, या उनको किसी न किसी प्रकार से संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, इसलिए पहला सही हो जाएगा। दूसरा है नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 51 न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 50 में है, जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, उसके स्वतंत्रता की बात की गई है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी समितियों की सिफारिश का संबंध नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? नेहरू रिपोर्ट, सप्रू समिति, स्वर्ण सिंह समिति। देखिए नेहरू रिपोर्ट में सामाजिक और आर्थिक न्याय और नागरिक स्वतंत्रता और शासन से जुड़े कई विचारों को दिया गया था, जो बाद में संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विकास में सहायक बना। दूसरा है सप्रू समिति 1945। देखिए ये नीति निर्देशक तत्वों के लिए आधार तैयार किया, जिसने सुझाव दिया था कि व्यक्तिगत अधिकारों को दो श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए, एक न्याय संगत जो मौलिक अधिकार हुआ, और एक गैर न्याय संगत जिसे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया। स्वर्ण सिंह समिति ये मूल कर्तव्यों से संबंधित थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों को रखा गया। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक और 2। नीति निर्देशक सिद्धांतों से ये दो समितियाँ संबंधित थीं, सीधे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे यही दोनों संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपकम दोयराजन केस 1951 के संदर्भ में सही कथन चुनें। इस निर्णय में कहा गया कि मूल अधिकार डीपीएसपी पर प्रधान है। इस निर्णय के बाद प्रथम संविधान संशोधन 1951 लाया गया। देखिए चंपकम दोयराजन केस में चंपकम दोराईराजन एक ब्राह्मण परिवार की महिला थी, जिनको आरक्षण नीति के तहत मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया था। उसके बाद चंपकम दोराईराजन ने मद्रास राज्य सरकार के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें शैक्षणिक स्थानों में सीटों के लिए आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया था, सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उन्होंने बताया कि ये आर्टिकल 15 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने अदालत को बताया कि मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से आर्टिकल 15(1) और 29(2) का उल्लंघन करता है, ये जो जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इस पर सरकार ने तर्क दिया कि यह आदेश नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 46 के तहत
सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए था। इस पे न्यायालय ने तर्क दिया। इस पे न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सांप्रदायिक सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। और न्यायालय ने तर्क दिया कि मौलिक अधिकार जो है वो नीति निर्देशक तत्वों से अधिक शक्तिशाली है, वे मौलिक अधिकारों को ओवरराइड नहीं कर सकता। अदालत के इस निर्णय के बाद पहला संविधान संशोधन किया गया और उसके बाद अनुच्छेद 15 में 15(4) जोड़ा गया, जो राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, खासतौर से SC/ST के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी, जिससे आरक्षण की व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिली। इस तरह ये भी दूसरा भी सही हो जाएगा। पहला भी सही है, यानी कि जब भी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टकराहट होगी तो मौलिक अधिकार अधिक शक्तिशाली होगा। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित है? आर्टिकल 38, 39, 41। देखिए तीनों आर्टिकल आर्थिक समानता और आर्थिक उपबंधों की सबके लिए बात करता है, आर्थिक रूप से समानता की बात करता है। इस तरह ये तीनों आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की दो आंखें हैं, यह कथन किसने कहा है? KT शाह, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। इस तरह हम लोगों ने पूरे नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको देखा और उनसे संबंधित सभी अनुच्छेदों को क्रमवार हम लोगों ने देख लिया है। तो चलिए अब हम लोग पॉलिटी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।